हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आगामी पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन थे? तो हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन जी क्या थे? आपके हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक थे और उनके द्वारा हिमालय परिचय भाग 1 गढ़वाल और हिमालय परिचय भाग 2 कुमाऊं की भी रचना की गई थी और उनको महापंडित की उपाधि भी दी गई है। और वो क्या थे? हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन जी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में जो पवार वंश की स्थापना हुई थी उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कनकपाल। तो कनकपाल के द्वारा गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना की गई थी, जो कि क्या थे? गुजरात के धार नामक स्थान से तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और चाँदपुरगढ़ में भानु प्रताप के वहाँ वो रुक गए और फिर भानु प्रताप ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके उपरांत भानु प्रताप उनसे प्रसन्न हुए और उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? कनकपाल से। कनकपाल से विवाह करने के उपरांत उसने अपना कनकपाल को क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके उपरांत कनकपाल के द्वारा पवार वंश यानी परमार वंश की स्थापना की गई। परवार वंश की स्थापना उनके कनकपाल के द्वारा गढ़वाल में की गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कनकपाल। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है? तो हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है? वलित पर्वतमालाओं का उदाहरण है हिमालय पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में रूपकुंड ताल स्थित है और जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। कंकाल झील भी रूपकुंड ताल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है? तो राजस्व जो कर स्रोत है उत्तराखंड में क्या है? वाणिज्य कर। वाणिज्य कर से उत्तराखंड में सबसे आय होती है सरकार की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में आपका हल्द्वानी के नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेरे पास चंद्र सिंह जैसे 4 आदमी होते तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? तो ये किसका कथन है? मेरे पास 4 चंद्र सिंह जैसे आदमी होते तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कथन कहा गया था कि मेरे पास 4 चंद्र सिंह जैसे आदमी होते तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता। तो यह कथन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और वीर चंद्र गढ़वाली का जो मूल नाम था वो क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी उनका मूल नाम था और वो क्या थे? पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी थे। और जो उनको जाना जाता है पेशावर कांड के नायक के रूप में उनको प्रमुख रूप से जाना जाता है, जो कि उन्होंने पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। और फिर उसके उपरांत जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनको पेशावर के एबटाबाद में नज़रबंद कर दिया, जिसके उपरांत उनको 11 साल 3 माह और 16 दिन की उनको कारावास हो गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने कुमाऊं गढ़वाल में आधिपत्य स्थापित किया? तो ब्रिटिशों ने कुमाऊं गढ़वाल में अपना आधिपत्य स्थापित कब किया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 27 अप्रैल 1815 को। 27 अप्रैल 1815 को ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में अपना आधिपत्य स्थापित
किया था। तो गोरखों को पराजित करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सुगौली की संधि से कुमाऊं तथा गढ़वाल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिसके उपरांत उन्होंने क्या किया, पृथक कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया। तो पृथक कुमाऊं कमिश्नरी का गठन भी 1815 में किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 27 अप्रैल 1815। अगला प्रश्न है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1988। 1988 ईस्वी को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, और जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में इसका मुख्यालय स्थित है वर्तमान में। और जो इसका मूल नाम था टिहरी झील का, वो क्या था? स्वामी रामतीर्थ सागर। स्वामी रामतीर्थ सागर इसका मूल नाम था। और जो इसकी गहराई है कितनी है? 260.5 मीटर। और जो फीट में इसकी गहराई है 855 फीट। 855 फीट और 260.5 मीटर इसकी गहराई है। और जो इसका जो टिहरी झील बनाई गई है वो कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर टिहरी झील का निर्माण किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महान हिमालय में। महान हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है, जिसको जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में, चमोली जनपद में स्थित है फूलों की घाटी, जिसको यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जो कि आपका वहाँ से उसके जो आपका फूलों की घाटी है वहाँ से पुष्पावती नदी भी होकर गुजरती है, फूलों की घाटी से होते हुए। और जो आपका उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रों में जो उत्तराखंड को बांटा गया है, किस में बांटा गया है? 8 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें से महान हिमालय क्षेत्र भी शामिल है। और उसमें जो प्रथम है गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र इसमें प्रथम है। और तराई या फिर तरीवाला क्षेत्र, और तीसरा आपका हो गया भाबर क्षेत्र, चौथा आपका हो गया शिवालिक क्षेत्र, दून या फिर द्वार क्षेत्र पांचवा, और छठा लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहत सातवां आपका हो गया वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, तथा महान या मुख्य हिमालय, इसको आंतरिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और आपका आठवां हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो आपको जो 8 भागों में उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 8 भागों में इसे बांटा गया है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, महान हिमालय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी का। तो नंदप्रयाग में किसका संगम किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी। तो जो कि क्या है, जो नंदप्रयाग है वो क्या है? पंचप्रयाग। जो आपका दूसरा जो पंचप्रयाग है तो क्या है? नंदप्रयाग। तो जिसमें जो 5 हमारे पंचप्रयाग हैं उसमें से प्रथम है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, जो कि हमारे 5 पंचप्रयाग हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करें। तो उत्तराखंड में जो बोली समूह है आपको चयन करके उसको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। आपका उत्तराखंड में जो प्रयुक्त बोली समूह है वो क्या है? कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। और जो कि कुमाऊनी और गढ़वाली का जो विकास हुआ वो कहाँ से हुआ? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा, फिर उसके बाद देव संस्कृत, वैदिक संस्कृत या फिर उत्तर संस्कृत, इसके उपरांत पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा, उसके उपरांत क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या हुआ? खस भाषा का जन्म हुआ। खस भाषा से क्या हुआ? पहाड़ी हिंदी का। और पहाड़ी हिंदी के बाद आपका कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का जन्म हुआ, जो कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का जन्म किससे हुआ? पहाड़ी हिंदी से। और पहाड़ी हिंदी का किससे हुआ? खस अपभ्रंश से। तो आपका इसमें प्रश्न हो गया आपका, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह क्या है? कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि
पौधे की खेती की गई। तो राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई? जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बेलाडोना। बेलाडोना की खेती की गई राज्य में सर्वप्रथम, जो कि क्या है, एक औषधि पौधा है और इससे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है और औषधियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आपका जो जिरेनियम का पौधा है, इसमें जो सौंदर्य प्रसाधन या फिर जो सुगंधित तेल है उसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व में कालू डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न नाम से जाना जाता है। तो पूर्व में जिसे कालू डांडा या फिर कालू का डांडा नाम से जाना जाता था पहले, अब उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लैंसडौन। लैंसडौन के नाम से वर्तमान में उस क्षेत्र को जाना जाता है। पूर्व में उसे क्या कहा जाता था? कालो का डांडा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? काले बादलों से घिरा हुआ पहाड़। तो जो उसका नाम रखा गया था लैंसडौन, जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लैंसडौन के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिसका पूरा नाम क्या था? कालू का डांडा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैंसडौन। अगला प्रश्न है, गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है? तो गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में क्या है? गोविंद पशु विहार स्थित है। गोविंद पशु विहार जो आपके जो उत्तराखंड में जो वन्यजीव विहार हैं कितने हैं? 7 वन्यजीव विहार हैं। तो उसमें से क्या है? गोविंद वन्यजीव विहार भी एक उसमें से है। तो आपका जो 7 वन्यजीव विहार हैं कौन कौन से हैं? प्रथम है हो गया आपका गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार और विंसर वन्यजीव विहार और आपका मसूरी और नंदौर वन्यजीव विहार। आपके ये 7 वन्यजीव विहार हैं। जो कि गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? जो आपका प्रथम वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार, उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और जो उसका क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है? 485 वर्ग किलोमीटर। जो 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोविंद वन्यजीव विहार। आपका जो दूसरे नंबर का है केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। 957 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। और तीसरा क्या है आपका? अस्कोट वन्यजीव विहार, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और इसका जो क्षेत्रफल है 599.93 इसका क्षेत्रफल है। अगला है आपका जो चौथा है वन्यजीव विहार, वो क्या है? सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1987 को सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 301.18 इसका क्षेत्रफल है कुल। और अगला है पांचवा आपका विंसर वन्यजीव विहार, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1988 को, जो और इसका जो क्षेत्रफल है 47.07 इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला है छठा मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना जो हुई थी 1983 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो क्षेत्रफल है 10.82 इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका है नंदौर वन्यजीव विहार। नंदौर वन्यजीव विहार 7वां नंबर अंतिम है आपका, जो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका कुल क्षेत्रफल है 269.95 इसका क्षेत्रफल है। तो ये थे आपके 7 वन्यजीव विहार और इनका जो क्षेत्रफल और जो इनकी स्थापना हुई थी। और जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है आपका क्या है? जो सबसे बड़ा है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है क्षेत्रफल के दृष्टिगत। और जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है आपका विंसर वन्यजीव विहार। जो आपका विंसर वन्यजीव विहार है जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, वो सबसे छोटा है। और कभी कभी इसमें प्रश्न ये भी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपद में ये फैला हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा वन्यजीव विहार की जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है,
सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1968 में। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। और जो उनकी रचना थी चिदम्बरा के लिए उनको यह दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1960 में। 1960 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि काला और बूढ़ा चांद नामक उनकी जो रचना थी उसके लिए उनको दिया गया था। काला और बूढ़ा चांद नामक रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और वो क्या थे? एक प्रमुख लेखक और साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद में विस्तृत है? तो आपको पूर्व में भी मैंने ऊपर क्वेश्चन में ये बता दिया है। जो क्या है आपका इसका आंसर है आपका क्या है? डी आपका, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्या है आपका, जो कहाँ फैला हुआ है? देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में यह फैला हुआ है। जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे हैं, कितने हैं उत्तराखंड में? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान जो कौन कौन से हमारे? पहला है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और यह 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपका, इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपका कितना है? 472 इसका क्षेत्रफल है। और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है आपका तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। 1982 को ही इसकी स्थापना भी हुई थी। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 87.50 इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कि चमोली जनपद में ही स्थित है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है आपका पांचवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 को। 1983 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 820.42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो कि चमोली जनपद में ही स्थित है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और आपका जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को। 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, जो कि हरिद्वार जनपद में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसकी स्थापना और इनके जो वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है, ये थे आपका 6 राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से उत्तराखंड में पश्चिम में प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी क्या है? पश्चिम में आपके प्राकृतिक सीमा बनाती है उत्तराखंड में टॉन्स नदी। और उत्तर में आपका पूर्व में आपकी काली नदी, पूर्व में काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और पश्चिम में आपका टॉन्स नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भजन सिंह। भजन सिंह, जिन्हें सिंह भी कहा जाता था। तो आपके क्या थे? आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक थे भजन सिंह। अगला प्रश्न है आपका 21वां, उत्तराखंड में फॉरेस्ट
ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ? तो उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को, जो कि आपका कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? तत्कालीन जो आपके आयुक्त थे पी विडम। तो पी विंडम जो तत्कालीन आयुक्त थे उनके अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, जो कि इसका जो उद्देश्य था, अंग्रेजों द्वारा जो जंगलों का दोहन किया जा रहा था तो उसको रोकना इसका एक उद्देश्य था। और जो कि इसमें क्या हुआ, आंदोलन भी किया गया था लोगों के द्वारा और जनता को, जिस कारण इसमें बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, जो कि जनता ने उस दौरान क्या कर दिया था, जंगलों में इसमें आग भी लगा दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? तो समग्र क्रांति का नारा किस नेता ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जय प्रकाश नारायण जी के द्वारा समग्र क्रांति का नारा दिया गया था, जो कि बिहार से संबंधित थे। जय प्रकाश नारायण जी वो क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करते हुए क्या किया था, आंदोलन इसमें किया था, जो कि क्या था, समग्र क्रांति का उन्होंने एक नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न है, भवाली सेनेटोरियम की स्थापना कब हुई? तो भवाली सेनेटोरियम की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1912 में भवाली सेनेटोरियम की स्थापना हुई थी 1912 में, जो कि क्या है, एक टीबी सेनेटोरियम है, आपका टीबी अस्पताल है जहां टीबी के रोगियों का इलाज किया जाता था भवाली में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? तो बुलाक नामक जो आभूषण होता है वो किस अंग पर पहना जाता है आपका? वो क्या पहना जाता है, नाक में। नाक में बुलाक नामक आभूषण पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो अन्य आभूषण है जो नाक में पहने जाते हैं वो क्या है, लटकन, नथ या फिर चूनी, चोप, झालरा, बारी या फिर कुंडल नाक में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड में के किस स्थान पर भ्रमण किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दुगड्डा में। दुगड्डा नामक स्थान पर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने क्या किया था, शस्त्र प्रशिक्षण लिया था। शस्त्र प्रशिक्षण उन्होंने उत्तराखंड में लिया था, कहाँ, दुगड्डा में। तो और उनके जो कुछ साथी थे और वो अपने कुछ साथियों के साथ दुगड्डा आए थे और उनके द्वारा क्या गया था, शस्त्र प्रशिक्षण यहाँ लिया गया था। और जो भवानी सिंह रावत थे उनके आग्रह पर वो यहाँ आए थे और वर्तमान में आज़ाद पार्क की वहाँ स्थापना की गई है, जहाँ की दुगड्डा में आज़ाद पार्क की स्थापना की गई है वर्तमान में दुगड्डा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तराखंड का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वो क्या है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की भी 1973 में स्थापना हुई थी। और जो जीबी पंत विश्वविद्यालय है उधम सिंह नगर में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? जो जीबी पंत की स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में 17 नवंबर 1960 को जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पूर्व में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था इसका नाम, और बाद में क्या किया गया, 1972 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था, 1972 में, जो कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो कौन सी आपकी मृदा है जो उत्तराखंड में गन्ने और धान की पैदावार हेतु प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी क्या है आपका? तराई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तराई मिट्टी क्या है आपका? उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की खेती हेतु प्रयुक्त मृदा है। अगला प्रश्न है, मद महेश्वर निम्न में से एक है। तो मद महेश्वर क्या है? निम्न में से क्या है? एक पंच केदार है। तो पंच केदार है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मद महेश्वर क्या है? एक पंच केदार है। तो आपके 5 केदार हैं उत्तराखंड में, जो कि क्या है? केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ये क्या आपके 5 केदार हैं, पंच केदार। तो आपका पहला क्या है? केदारनाथ है आपका। कहाँ स्थित है ये? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और आपका जो दूसरा है मद महेश्वर, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। और तीसरा है आपका तुंगनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो कि आपके जो पंच केदार में से 3 केदार हैं, केदारनाथ, मद महेश्वर और तुंगनाथ, वो कहाँ हैं? तीनों ही रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो आपका चौथा है आपका, वो क्या है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जो आपका चौथा है, वो कहाँ स्थित है आपका? चमोली जनपद में। चमोली जनपद में स्थित है आपका रुद्रनाथ केदार। रुद्रनाथ जो 15 के पंच केदारों में से एक है। जो आपका छठा है आपका कल्पेश्वर, वो भी चमोली जनपद में ही स्थित है। और जो इसके याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है? तुम रुक के। तुम रुक के क्या है इसका मतलब? कि तू मतलब तुंगनाथ, मौ मतलब मदमहेश्वर, रू मतलब रुद्रनाथ, कौ का मतलब है इसमें कल्पेश्वर, के का मतलब केदारनाथ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है 29वां आपका। 29वां प्रश्न है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नैनीताल जनपद में स्थित है नल दमयंती ताल, जो कि क्या है? पंचकोणीय आकार का है, जिसमें 5 कोने हैं। पंचकोणीय आकार का ये क्या है? एक ताल है, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। नैनीताल जनपद के भवाली में स्थित है। जो कि नल का मतलब क्या होता है? राजा। नल का मतलब राजा और दमयंती का मतलब इसमें क्या है? रानी, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला 30वां प्रश्न है आपका, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो कौशिक समिति का गठन उत्तराखंड निर्माण हेतु कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1994 को कौशिक समिति का गठन किया गया था उत्तराखंड निर्माण हेतु। 1994 को 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति का गठन किया गया था, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। रमाशंकर कौशिक इसके अध्यक्ष थे। और जो उनके द्वारा सिफारिशें की गई थी उत्तराखंड निर्माण हेतु, वो क्या था? जो कि जो गैरसैंण था, उसको राजधानी बनाने हेतु उन्होंने सिफारिश की गई थी गैरसैंण को। और जिसमें 8 जनपद और 3 मंडल उसमें शामिल किए गए थे। 8 जनपद और 3 मंडल बनाने हेतु उसमें सिफारिश की गई थी कौशिक समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है 31वां, समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। तो समस्त मध्य हिमालय में जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश क्या था? हिमालय क्षेत्र में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था कत्यूरी राजवंश, जिसे कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। जिसकी जो प्रथम राजधानी कहाँ थी? इन्होंने प्रथम राजधानी आपकी कहाँ बनाई थी? जोशीमठ में। जोशीमठ में आपकी प्रथम राजधानी बनाई थी। उसके बाद बैजनाथ यानी बैद्यनाथ बागेश्वर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। कत्यूरियों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बागेश्वर में। जो इसका कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था, वो कौन था? बसंत देव। बसंत देव क्या था? कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था बसंत देव। तो
समस्त जो मध्य हिमालय क्षेत्र में जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वो क्या था? कत्यूरी राजवंश था। अगला प्रश्न है 32वां, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है? तो उत्तराखंड में जो सबसे छोटा जनजातीय समूह है वो कौन सा है? राजी जनजाति। राजी जनजाति आपकी सबसे छोटी जनजातीय समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राजी जनजाति सबसे छोटी जनजातीय समूह है। तो और सबसे जो बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? थारू। जो सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह कौन सा है आपका उत्तराखंड में? थारू जनजाति। और सबसे छोटा है आपका राजी जनजाति। अगला प्रश्न है, राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में आपका क्या है? टिहरी गढ़वाल में, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में आपका राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, जो कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 मई 2011 को इसकी स्थापना की गई थी, राजस्व पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की, नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला प्रश्न है, काठमांडू ल्हासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1965 से 1966 का कार्य किसने किया? तो जो काठमांडू से ल्हासा मानसरोवर का जो सर्वेक्षण कार्य किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत जी के द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया, और जो कि उनके द्वारा यह कार्य कैसे किया गया? पैदल ही दूरी इन्होंने तय की पूरी, जो कि सर्वेक्षण कार्य उनके द्वारा जो किया गया। और वो कहाँ के थे? मूल निवासी मुनस्यारी के मिलम नामक गांव के वो मूल निवासी थे, जो कि क्या थे? एक सर्वेयर थे। और उनको कंपेनियन इंडियन अवार्ड से भी अंग्रेजों द्वारा सम्मानित किया गया था। और प्रथम विक्टोरिया जो पदक था, स्वर्ण पदक, उनके जो प्रथम भारतीय वो थे जो विक्टोरिया स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। काठमांडू ल्हासा मानसरोवर सर्वेक्षण का कार्य 1865 से 1866 का किसके द्वारा किया गया? नैन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कहाँ होता है? श्रीनगर में आयोजित होता है वैकुंठ चतुर्दशी मेला, जो कि दीपावली के 14 दिन के बाद यह इसका आयोजन किया जाता है। और भगवान विष्णु की में पूजा की जाती है वैकुंठ चतुर्दशी मेले में। अगला प्रश्न है, 36वां, सेम मुखेन प्रसिद्ध है। तो सेम मुखेन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ नागराजा मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध है आपका सेम मुखेन के रूप में। नागराजा मंदिर यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, जो कि टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर तहसील में स्थित है। टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, देहरादून में आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। और जो इसका पूर्व में जो नाम था इसका भारतीय फोटो अर्थ निवर्चन संस्थान, भारतीय फोटो अर्थ निवर्चन संस्थान इसका पूर्व में नाम था। तो वर्तमान में क्या है इसका नाम? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, जो कि देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 38वां, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसको सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बग्वाल मेला कहाँ आयोजित होता है? आपका टनकपुर। बग्वाल मेला आपका होता है देवीधुरा में। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाएगा आपका, बग्वाल मेला देवीधुरा में। पूर्णागिरी मेला आपका लगता है पूर्णागिरी आपका टनकपुर में लगता है आपका। और लोसर मेला कहाँ लगता है आपका? उत्तरकाशी के डूंडा में लोसर मेला। और झंडा मेला आपका देहरादून में। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, तीसरा चौथा पहला और दूसरा। तो बग्वाल मेला आपका देवीधुरा में, पूर्णागिरी मेला आपका टनकपुर में, लोसर मेला आपका कहाँ लगता है? झुंडा में, उत्तरकाशी में। और जो आपका झंडा मेला लगता है वो देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक
के रूप में किसको जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विजय जड़धारी जी को बीज बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, जो कि 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो कि टिहरी जनपद से इसकी शुरुआत हुई थी, बीज बचाओ आंदोलन की, जो कि पारंपरिक बीजों का जो कम उपयोग हो रहा था और जो कि इसमें नगदी फसल के रूप में इसमें जो पारंपरिक बीजों का जो कम उत्पादन और जो इसका उपयोग नगदी फसल के रूप में इसका उपयोग हो रहा था, इसका प्रमुख कारण था बीज बचाओ आंदोलन का। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1973 में गढ़वाल कमिश्नरी का सृजन किया गया था, 1973 में। तो ये थे आपके आज के 40 प्रश्न जो कि उत्तराखंड से संबंधित थे और आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।